पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमारे भौतिक जगत में हमारे चारों ओर अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इनमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही विशालकाय रूप में होती हैं। तो भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है वह अत्यंत ही व्यापक है। भौतिकी के कार्य क्षेत्र को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक स्थूल भौतिकी और दूसरा सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान में हम लोग अपने चारों ओर घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ घटनाएं इसमें अत्यधिक विशालकाय रूप में घटित होती हैं, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी की क्या संरचना है, पृथ्वी का क्या द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी का सूर्य से क्या संबंध है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, इन हवा कैसे चलती है, इत्यादि विशालकाय घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन इस स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। स्थूल भौतिकी को अनेक उप विषयों में विभाजित किया गया है, जैसे कि यांत्रिकी, इस उप विषय के अंतर्गत हम कणों के बारे में अध्ययन करते हैं, पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में किस प्रकार रूपांतरण किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। न्यूटन का गति विषयक 3 नियम आप लोगों ने पढ़ा है। पहला नियम जड़त्व का नियम है और दूसरा नियम बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण अर्थात F बराबर m में होता है, और तीसरा नियम जो सबसे फेमस है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम, इसके अतिरिक्त न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का भी अध्ययन हम लोग इस शाखा यांत्रिकी के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अतिरिक्त गैलीलियो का नियम जो कि जड़त्व का नियम है, जिसको गैलीलियो ने दिया था, इसका अध्ययन भी हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत ही करते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम भी हम भौतिक विज्ञान की इस उप विषय यांत्रिकी के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अतिरिक्त वैद्युत गतिकी, दूसरे शाखा है वैद्युत गतिकी। इसके अंतर्गत हम लोग आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत और चुंबकत्व क्या है, विद्युत को चुंबकत्व में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, चुंबकत्व को विद्युत में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, विद्युत और चुंबकत्व का आपस में क्या संबंध है, इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग वैद्युत गतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे कि फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, आर्स्टेड का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम इत्यादि अनेक नियम हैं जिसका अध्ययन हम लोग वैद्युत गतिकी के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न प्रकार के नियमों का अध्ययन, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, आर्स्टेड का नियम इत्यादि
नियमों का अध्ययन, आवेश का अध्ययन, विद्युत और चुंबकत्व के बारे में भी हम लोग इस उपविषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर आता है प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत प्रकाश की विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश में पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रकाश में अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। इस प्रकार अनेकों प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश में होने वाली समस्त घटनाओं, प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या क्या चाल होती है, इन सभी घटनाओं का अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान की इसी उपविषय में करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की क्या संरचना है, सूक्ष्मदर्शी की क्या कार्यविधि है, सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार कार्य करता है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शी दूर स्थित आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों इत्यादि को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी की संरचना क्या है, दूरदर्शी का कार्यविधि क्या है, इन सब बातों का अध्ययन भी हम लोग भौतिक विज्ञान की इसी उपविषय प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा दर्पण के बारे में भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। मनुष्य को अपने चश्मे में कभी कभी उत्तल लेंस या अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो वह किस प्रकार वर्क करता है, दर्पण और लेंस का अध्ययन भी हम लोग भौतिक विज्ञान की इसी उपविषय प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है ऊष्मागतिकी। इसके अंतर्गत हम ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है, कार्य का ऊष्मा से क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान की इसी शाखा ऊष्मागतिकी में करते हैं। ऊष्मा का संचरण भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न पदार्थों में किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन भी हम लोग ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत तेजी से होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत धीरे धीरे होता है। इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान की इसी शाखा ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने को कहा जाता है और जाड़ों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसका अध्ययन भी हम लोग ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही करते हैं। खाना बनाने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं वह उस बर्तन की यदि पेंदी खुरदरी कर दी जाती है तो खाना शीघ्रता से पक जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसका अध्ययन भी हम लोग ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। यदि हम बर्तन को नीचे से काला कर देते हैं तो वह ऊष्मा को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत करते हैं। किस धातु का बर्तन होता है तो वह ऊष्मा नीचे से ऊपर जल्दी आ जाती है, इन सभी तथ्यों के बारे में अध्ययन हम लोग ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। यानी ऊष्मा ताप, ऊष्मा और कार्य में संबंध और विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं का अध्ययन हम लोग ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार स्थूल भौतिकी में हमने देखा कि जो विशालकाय घटनाएं होती हैं, जो भी विशालकाय घटनाएं होती हैं, उनकी संरचना क्या है, उनके पीछे क्या कारण है, इन सभी परिघटनाओं का अध्ययन हम लोग स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। स्थूल भौतिकी को अनेक उपविषयों में विभाजित किया गया है, जैसे कि यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और ऊष्मागतिकी। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें यह अलग अलग यूनिट के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद सूक्ष्म भौतिकी।
इसके बाद आता है सूक्ष्म भौतिकी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संरचना क्या है इसका अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी संरचना क्या है, किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इनका क्या द्रव्यमान होता है, इन सब का अध्ययन भी हम सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों, द्रव्यों की आणविक संरचना क्या है, उनका आंतरिक संगठन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा फोटॉन का क्या वर्क है, फोटॉन किस प्रकार काम करता है, फोटॉन का संचरण किस प्रकार होता है, इन सब कार्यों का भी अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ भी गहरा संबंध होता है, जैसे कि भौतिक विज्ञान का गणित से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, भूगोल से, मौसम विज्ञान से, खगोल विज्ञान से भी गहरा संबंध होता है। भौतिक विज्ञान का सबसे अधिक प्रयोग हम लोग गणित में देखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र वह भौतिकी का कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। इसको समझने के लिए भौतिकी को मूल रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी में अत्यधिक विशालकाय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्य, कण, परमाणु इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। स्थूल भौतिकी को अनेक उपविषयों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, तरंग एवं ध्वनि इत्यादि उपविषय के रूप में इसे विभाजित किया जा सकता है। ये भौतिक जगत जो अध्याय है, ये लेसन 1 है, जो कि पूर्णतः फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। मुख्य रूप से अध्याय 2 से आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट होता है। यह इंट्रोडक्शन मात्र है। इस नवल एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।